छोटे शेयर ऊंची छलांग। और दर्शकों के काफ़ी कुछ सवाल तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं और फटाफट से आप अपने सवाल भेज दीजिए। अंशुल जी हमारे साथ हैं। अंशुल जी, पहले मैं आपका व्यू लेना चाहता हूं टेक्निकल अदानी के 2-3 स्टॉक्स पर, जो आप भी उनको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन, इन तीनों पर बता दीजिए अपना व्यू। तो अदानी एंटरप्राइज 2644 पे हमारा टारगेट कंप्लीट करने के बाद से कंटिन्यूस करेक्टिव मोड में है। 2644 के ऊपर जाएगा तभी मेरी फ्रेश बाइंग होगी। अदानी पोर्ट पे आ जाइए। अदानी पोर्ट में रेंज बनी हुई है 1485 1309, रेंज के लोअर एंड पे रिजेक्शन बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई कर सकते हैं। 1485 के लिए ब्रेकडाउन आता है तो फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। नेक्स्ट राउंड में एक्यूमुलेशन देखेंगे। एटीजीएल 14 दिन में 13.5% करेक्शन हुआ है फूफा जी की नाराजगी की वजह से। बाउंस बैक कर सकता है। डेली मूविंग एवरेज 622 और वो निकलता है तो 651 तक। इसके अलावा कौन सा था? अदानी पावर। अदानी पावर अभी भी ब्रेकआउट लेके सस्टेन नहीं कर रहा है। जिस भी दिन 598 610 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि इस बार के डाउन मूव में इसने रेंज का लोअर एंड 530 नहीं टेस्ट किया है। हायर लोज 560 ही स्वीप करके ऊपर आ रहा है। तो आई बिलीव कि, और ये हर बार जब भी 598 से फिसला है हायर लो ही बना है। पहली बार हायर लो बना था 432 का, दूसरी बार हायर लो बना था 505 का, तीसरी बार 530 का। तो इस बार लग रहा है कि 560 550 के बाद हायर लो बन गया है। जिस भी दिन चंबल फर्टिलाइजर को 11 अटेम्प्ट लगे थे, इसमें भी 7-8 अटेम्प्ट हो चुके हैं। 598 610 निकलेगा तो 681 752 तक आएगा। और लास्ट अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। कल जब गैप फिल किया था फ्राइडे को, यहाँ पे मैं एडिशनल अपने लॉन्ग्स बढ़ाया हूँ, तो इस चीज पे स्टॉप लॉस टारगेट बाई सेल कोई सजेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अदानी स्टॉक्स पर अंशुल जी ने अपना व्यू दे दिया है। और यहाँ पर अदानी स्टॉक्स के लेवल्स आप ज़रूर लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज है वो चूँकि डेली काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ एक सवाल शुरू करते हैं। कौशिक डे जी का सवाल है, डायनेमिक टैक 6400 रुपये के लिए हुए अंशुल जी इन्होंने। ये एक बोल रहे हैं कि want to give it to my daughter as a पूजा गिफ्ट, इज इट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म? इनकी बेटी 11 साल की है। तो स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। सर, डायनेमिक टैक। मिल ही नहीं रहा मेरे को। डायनेमिक टेक्नोलॉजी ये 6414 वाला। बिल्कुल बिल्कुल, 6400 वाला। लॉन्ग टर्म का सवाल तो सर आप विनीत जी से पूछेंगे, प्रशांत से पूछेंगे, ज्यादा अच्छा बताएगा। मेरे हिसाब से फिलहाल रेंज में चल रहा है। 5900 लोअर एंड ऑफ द रेंज है, 8700 अपर एंड ऑफ द रेंज है। फिलहाल लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है। प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ से प्रोटेक्टेड रहा तो अपर एंड ऑफ द रेंज 8647 मिल सकता है। प्रवीण शर्मा जी का सवाल है, सर फैक्ट इन्होंने 974 के 100 शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? फैक्ट एफएससीटी। जी। फैक्ट में वीकली चार्ट पे रेंज बनी हुई है सर। रेंज बड़ी कैंडल है। मदर बार, मदर बार का हाई है 1112 और लो है 873.45। इसी के अंदर मल्टी वीक्स निकल चुके हैं और ब्रेकआउट बनेगा आपका 976 के ऊपर। तो 976 निकलता है तो बाई कर सकते हैं। और डिप्स पे एक्यूमुलेट करना है तो 880 873 जो लोअर एंड ऑफ द जोन है वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। ब्रेकआउट प्ले करना है तो 976 के ऊपर प्ले कीजिए। दोनों केस में मेरे को ये स्टॉक बुलिश लग रहा है। वीकली मूविंग एवरेज अभी भी कैचअप नहीं हुए हैं, तो प्रोबेबली 2-3-4 हफ्ता और लगा सकता है कैचअप करने में। लास्ट वीक में एक अटेम्प्ट किया था लेकिन वही डिस्टेंस मूविंग एवरेज से ज्यादा था तो फेल हुआ है। नॉनदलेस 873 के ऊपर जब तक होल्ड है, हाई लाइकली है कि 976 का ब्रेकआउट देके 1112 आ सकता है। उसके ऊपर निकलेगा तो 1400-1500 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। अंशुल भाई, आज वोल्टास में गिरावट है। नतीजे आए थे, नतीजे खराब आए थे, करीब 8%, 58% प्रॉफिट गिरा। और आज काउंटर करीब 6% अब गिर चुका है। कोई सपोर्ट वगैरह दिख रहा है आपको वोल्टास में? वोल्टास आपको याद होगा सर, गर्मी की थीम जब खराब हुई थी और नहीं चला था, चार्ट्स पे ब्रेकडाउन बनना स्टार्ट हुआ था और इसने बड़े स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन क्लाइमेटिक मूव के बाद दिया था 1608 रुपए पे। वहां से हम बेरिश हैं नीचे। पहला टारगेट 1135 का था जो कंप्लीट करके गया है, बाउंस बैक में है।
फिलहाल रेंज में आ गया है, और रेंज है नीचे की 1181, 1135, और अपर एंड ऑफ द रेंज है 1415। फिलहाल लोअर एंड ऑफ द रेंज के बाद सपोर्ट तो मिल रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरे हिसाब से बाइंग क्लाइमेक्स का जो फाइनल टारगेट है 1020 का, इसको कंप्लीट करने स्टॉक नीचे आएगा। भगत सिंह जी कह रहे हैं सर आप मेरा सवाल क्यों नहीं लेते हो? भगत जी मैंने आपका सवाल कई बार लिया है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं। आप ये शायद आप सवाल छोड़ देते हो, फिर आप वीडियो नहीं देखते हो। लेकिन मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। ममता मशीनरी इन्होंने 488 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी क्या करना है इस पर? ममता मशीनरी लास्ट वीक मल्टीपल टाइम डिस्कस हुआ था। 458 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। जब तक 458 प्रोटेक्टेड है, मान के चलिए कि 552 मिल सकता है। बट इन्होंने 488 के लिए हैं अंशुल जी, इनको प्रॉफिट तो कहाँ मिलेगा अभी? 458 के नीचे सर भाई हमने ममता मशीनरी दिया था ब्रेकआउट पे 427 रुपए पे। अगर आप इतना लेट खरीदेंगे और आप ट्रेडर हैं, तो आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल और दूसरा, 458 सकता है हाँ तो वीक हाँ होगा। बताइए। ओके, ठीक 458 है। के नीचे अगर क्लोज होता है तो वीकनेस स्टार्ट होगी। जब तक 458 प्रोटेक्टेड है, 552 जा सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल है इनका स्टरलाइट टेक पर। इन्होंने 126 रुपये के लिए हुए हैं। अब इस पर क्या व्यू रहेगा सर? एचटीएल टेक सर हम 3 बार बाई देके 7.5% बुक करा चुके हैं। चौथी बार हमने वापस से बाई दिया हुआ है। हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। 140 145 तक का टारगेट दिख रहा है हमको आते हुए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुरेश जी का। ये पूछे हैं बजाज ऑटो में क्या करें सर? बजाज ऑटो 8,122। जब तक ये 8,100 पकड़ लीजिए, जब तक 8,100 प्रोटेक्टेड है, एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8,923 आ सकता है। बट ऑटो इंडेक्स में वन ऑफ दोज वीकेस्ट स्टॉक है जो बाइंग क्लाइमेक्स किया था। 11,500 पे कंफर्म हुआ था, वहां से नीचे आ चुका है। इसको कम से कम 3-4 साल की बेस बिल्डिंग चाहिए। सामने M&M, टीवीएस मोटर, मारुति, अशोक लीलैंड, ये ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। तो अगर ऑटो में आपको इन्वेस्ट करना है तो ये 4 स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है लर्नर के नाम से आईडी है आरती ड्रग्स। 300 शेयर हैं इनके पास 545 रुपए के। इसमें क्या करें? आरती ड्रग में अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ट्रेडिंग लाइक। लास्ट जो पैटर्न था, 3 बार, 2 बार प्रॉफिट बुक किए थे, तीसरी बार में 3% का स्टॉप लॉस कटा था 529 के आसपास से। तब से कोई ट्रेडिंग पैटर्न बन नहीं रहा है अभी। वीकली मूविंग एवरेज कैचअप होने में और 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही रहेगा। 520 460 की जोन रहेगी। ठीक है। अदानी ग्रीन देखिए मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं मल्टीपल टाइम किसी शेयर को डिस्कस नहीं करूंगा शो में। अगला सवाल हमें मिला है अल्केश मकवाना जी का पिरामल एंटरप्राइजेज। 1200 रुपये की बाइंग है, इसके आगे का व्यू क्या रहेगा सर? पिरामल एंटरप्राइज 1262 1240 का ब्रेकआउट फेल किया है। प्रीएम्प्टिव बाई हमने 1132 में दिया था, इसलिए मैं ब्रेकआउट बहुत जल्दी बाई नहीं करता हूँ। प्रीएम्प्टिव बाई करता हूँ ताकि छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा मूव मिल जाए। प्रीएम्प्टिव बाई 1132 के आसपास करके 1290 में हमने बुक किया था। तब से वेट कर रहे हैं कि रीटेस्ट पे अगर बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करेंगे। कोई भी बुलिश एविडेंस नहीं आया, ब्रेकआउट फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट नीचे में बनता है 1,100 का। वही वीकली स्विंग लो भी है, वही स्विंग लो है। तो 1,100 तक ये नीचे आ सकता है। 1,100 के बाद रिजेक्शन बना तो वापस से 1262 तक का अटेम्प्ट मारेगा। ठीक है। अब्दुल कलाम कयाम साहब का सवाल है नेटवर्क 18। इन्होंने 61 रुपये की खरीद की है। पूछ रहे हैं कि इसमें अब क्या करें सर? नेटवर्क 18 जब तक 54 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, 64 65 पहला टारगेट रहेगा, 77 दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है। तो 54 के ऊपर जब तक है, जब तक कोई दिक्कत नहीं है सर। 54 के बाद देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आनी है। वैसे भी अगला सवाल है। 8% दिया है। चौथी बार में अगर 3% 4% का स्टॉप लॉस कटता है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है निधि शुक्ला जी का।
एलगी इक्विपमेंट पर 529 के लिए हुए हैं, इस पे क्या करें? एलगी इक्विपमेंट सर, हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग दिया, रेकमेंड किया था, 4% का हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। हमने एग्जिट की सलाह दे दी थी, उसके बाद 13-14% और टूट चुका है, 14.81%। तो जिसने भी स्टॉप लॉस काट लिया है बहुत बेहतरीन, नहीं काटा है तो आप 14% नीचे आ चुके हैं, इसलिए स्टॉप लॉस काटना सीख लीजिए। फिलहाल बाउंस बैक कर रहा है 540 तक, ये बाउंस बैक कर सकता है। 540 निकला तो वापस से वॉच लिस्ट में और इंटरेस्ट लिस्ट में आएगा, वहां से हम वापस से एक बार लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ठीक है। दीपक गुप्ता जी हैं, वो पूछ रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास में सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? क्या 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं ये? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, मेरे को याद है बाइंग क्लाइमेक्स जब 892 पे हुआ था, तब से 597, 532 दो टारगेट हम देते आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हुए हैं। अगर आज बुलिश रिएक्शन लेके 532 के ऊपर क्लोज हुआ तो किसी तरह की रिकवरी बाउंस बैक आ सकता है, वो भी 650 680 तक। अगर आज 532 के नीचे क्लोजिंग आती है तो अगला वीकली स्विंग लो जो है 337 पे है, वहां तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। वैसे एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है, जीआईएस टेक्निकल के नाम से आईडी बना हुआ है इनका, सुजलॉन पर 64 रुपए के लिए हुए हैं सर, क्या करें? कल इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। वैसे पीजी इलेक्ट्रोपार्ट्स पे मैं ये बोल रहा था सर, 12 साल का आईपीओ बेस ब्रेकआउट इसने बनाया था 2012 से 2023। 10 साल का आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनाया था 48 रुपीज पे, वहां से गया था 1050। तो 1050 पे तो कहीं से लेना बनता ही नहीं था, 10 साल का आईपीओ बेस बना था। 48 पे आपको बेस ब्रेकआउट पे लेना चाहिए था, तब आपको मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते। इसलिए मैं बोलता हूँ आईपीओ में 3 से 5 दिन में बुक कीजिए, उसके बाद बेस बनने का वेट कीजिए। अगर किया होता आप तो 10 साल आप वेट कर रहे होते, लेकिन 10 साल का वेट आपका 2 साल में 48 से 1048 तक गया था, मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न मिले थे। तो आईपीओ अगर प्ले करते हैं तो ये चीज ध्यान रखिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 10 साल लग गया था आईपीओ बेस बनने में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी लिस्ट हुए 1 साल नहीं हुआ और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न बन जाएंगे। दैट बीइंग सेड, सवाल सुजलॉन पे था, सुजलॉन में अभी भी वही व्यू है। नीचे में 61.76 मेजर सपोर्ट जोन है, जब तक प्रोटेक्टेड है आई वुड बी बुलिश। पहला टारगेट 70 रुपये 20 पैसा है, निकलता है तो 74 और 80 रुपये 50 पैसे दोनों मिलेंगे। ठीक है। बेल राइज में क्या करें? चौधरी साहब पूछ रहे हैं, राज चौधरी जी, 143 के लिए हुए हैं। तब बेल राइज में 140 144 मेरा टारगेट था आईपीओ बेस ब्रेकआउट का, वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से मैंने अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि नया बेस बनाने में मे बी 6-8 महीने 9 महीने ये लगा सकता है, और उसके पहले शायद एक बार 124 तक करेक्ट भी हो जाए। एक हमारे दर्शक हैं, सुमित शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस, इसमें क्या आपका व्यू रहेगा अंशु जी? मन्नापुरम फाइनेंस में वीकली चार्ट पे बड़ा बेस ब्रेकआउट आया था 230 रुपए के आसपास, वहां से 280 तक गया। उसके बाद से 3 6 9वां हफ्ता है कंसोलिडेशन का, और 2 हफ्ते लगेंगे वीकली मूविंग एवरेज कैचअप होने में। उसके बाद ये आपको 330 340 तक के रेट दे सकता है। रिजल्ट इसके पिछले 3 क्वार्टर के, ईपीएस ग्रोथ गिर रही है, मतलब ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ है ईपीएस में। ये इसके लिए एक थोड़ा सा खतरनाक सिग्नल है। तो अगर आपके पास है 240 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए। फ्रेश बाइंग के लिए एक आध क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुमित जोशी जी का, ये पूछ रहे हैं सर इंडिजिन में क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्या बाइंग लेवल होंगे? इंडिजिन में लॉन्ग टर्म का बाइंग स्ट्रक्चर है नहीं, आईपीओ के बाद से ये बॉक्सी के अंदर ट्रेड कर रहा है। 710 अपर एंड ऑफ द बॉक्स है, 500 लोअर एंड ऑफ द बॉक्स है। जब इस बॉक्स के बाहर निकलेगा, ऐसी बॉक्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बनाया था, 10 साल बाद बॉक्स का ब्रेकआउट आया था। तो आई वुड वेट फॉर बॉक्स ब्रेकआउट, या तो 710 तोड़े तो बाई करूंगा, या लोअर एंड कहीं भी 520 तोड़ता है तो फिंडो में है नहीं तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। ठीक है। डिविस लैब पर आपका व्यूज हो? पीवी लैब, फार्मा इंडेक्स अपने ईयरली वीवैप से बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि नॉन स्टॉप 2 हफ्ते में
ऊपर जी के प्रेशर में ये गिरा है 7.94%, तो ये बाउंस बैक कर रहा है। उस कड़ी में डीवी स्लैब भी बाउंस बैक कर सकता है 6200 से 6250 तक। बट ओवरऑल इसने 146 डेज के कप एंड पैटर्न के ब्रेकआउट को फेल किया है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन में स्लो एंड स्टडी इसको पहले आना चाहिए 5815, और अगर वो नहीं प्रोटेक्ट होता है तो फिर डाउनसाइड का टारगेट और खुलेगा करीब करीब 5327 तक। प्राइमा फेसी अभी तो ये लग रहा है, क्योंकि फार्मा इंडेक्स बाउंस कर रहा है, तो ये भी 6200 तक तो बाउंस कर ही सकता है। ठीक है। अंशुल जी, दर्शक पूछ रहे हैं आज आप इतना सीरियस क्यों हैं? सीरियस नहीं सर, आज ये माइग्रेन की वजह से सर दुख रहा है मेरा। अच्छा, क्या हो गया? अरे किससे तो लड़ गए? ठंडा, पार्टी में गए थे तो वो ठंडा पी लिया था, ठंडा अलाउ नहीं है पीना, दोस्तों के साथ प्रेशर में पी लिया था, ये पूरा सिर पकड़ा हुआ है माइग्रेन की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। ठंडे पेय पदार्थ हाँ कभी कभी नुकसान कर जाते हैं, मतलब पेय साइनस वालों पदार्थ। को। अच्छा, आपको क्या क्या साइनस? साइनस साइनस। अच्छा, साइनस की प्रॉब्लम है। ओके। हाँ। चलिए, ध्यान रखिए। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं, प्रीति सिंह जी हैं, बोल रही हैं आप सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम। कजारिया सेरामिक्स, इस पर आपके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे अंशुल जी? कजारिया सेरामिक में ब्रेकआउट बना था कप एंड पैटर्न का थर्सडे के सेशन में। फ्राइडे अच्छा फॉलो थ्रू मूव था, थोड़ा सा डाउन मूव है। ऑन द डिप्स 1257, 1194, जब तक ये रेंज प्रोटेक्टेड है आराम से स्टॉक 1600 रुपये जा सकता है। बट इसमें कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा, क्योंकि 5 क्वार्टर, 4-5 क्वार्टर नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ के बाद जून पहला क्वार्टर है जहां पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ आई है। मैं लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ से पहली बार पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ में आया है 5 क्वार्टर के बाद। तो अगर एक आध क्वार्टर और पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ मिलती है तो आराम से 1600 रुपये पहुंच जाएगा। ठीक है। एशियन पेंट्स में क्या करना चाहिए? साइद अली साहब पूछ रहे हैं। तो ये पहला टारगेट 2468 का कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 2570 मिलना चाहिए। और 2570 निकलने के बाद 2732, मैं 2732 के बाद रिवाइज करूंगा कि इसको होल्ड करना है या प्रॉफिट बुक करना है। वहां तक के लिए तो मैं वेट करूंगा। ठीक है। अली जेबा जी का सवाल है, KRBL, इस पर क्या करना चाहिए अंशुल जी? केआरबीएल एलटी फूड दोनों हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था कि सिक्युलर बुल रन में दिख रहे हैं। लास्ट वीक केआरबीएल में वीकली चार्ट पे बहुत मोटा वॉल्यूम था। ऊपर में 464 का पहला मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक तो स्टॉक पहुंच जाएगा, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है। और स्टील एक्सचेंज, ये आपने बताया था अंशुल जी, इस पर कुछ सवाल भी मिले थे हमें वीकेंड्स में भी, बाद में दर्शकों के कमेंट सेक्शन में जाकर। इस पे क्या करें सर? 1050 पे इन्वेस्टर्स को बाई करना था, अगले दिन 10% रिटर्न मिल रहा था। अगर आपने बुक नहीं किया है, 9.42% टू बी प्रिसाइज, तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए। 14 और 17 दो टारगेट है। ठीक है। क्योंकि ट्रेडर्स के लिए 11 रुपये 20 पैसे के ऊपर बाई बताया था ना आपने, 14 रुपये के टारगेट के लिए, तो वो लोग, कुछ लोग उस तरह से भी घुसे। 11 रुपए 40 पैसे के ऊपर ट्रेडर्स को बाई करना था, तीनों दिन उसके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया है। तो अगर आप ट्रेडर हैं 1140 पे लिए हैं तो 10 रुपए 10 पैसा सपोर्ट है। 10 रुपए क्लोजिंग बेसिस आपका टारगेट होना चाहिए। 10 रुपये क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। हाँ, स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट 14 रुपए होना चाहिए। 14 रुपये, ठीक है। तो ये अंशुल जी की राय है। तो यहाँ पर 10 रुपये 40 पैसे के, 11 रुपये 40 पैसे के ऊपर इसको बाय करना था ट्रेडर्स के लिए। जिन्होंने ले लिया कोई नहीं, एक स्टॉप लॉस भी बताया, टारगेट भी बताया। अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो 17 रुपये के टारगेट के लिए इस काउंटर को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं एजेक्स इंजीनियरिंग 635 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें होल्ड करें या सेल? सर प्रवीण जी, आपका मैं फैक्ट ऑलरेडी ले चुका हूं, आप शायद वीडियो को स्किप कर गए, लेकिन मैं एजेक्स इंजीनियरिंग ले रहा हूं, 635 रुपये का लिया हुआ इन्होंने। इसमें क्या करना है सर? तो एजेक्स इंजीनियरिंग जिस आपका पैटर्न बना है, अगर 720 725 के ऊपर निकला तो ये एक बार मान के चल सकते हैं कि काउंटर में 850 तक की रैली बनेगी।
720 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए। स्टील एक्सचेंज गया जरूर था 1140 के ऊपर, लेकिन 2-4 मिनट भी सस्टेन नहीं किया। तो इतनी आतुरता कभी नहीं होनी चाहिए ट्रेडर को लेने की। हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जो बनने में समय लगता है। तो इसमें भी 720 के ऊपर जब टिकना स्टार्ट करे, तब ट्रेडिंग के लिए आप बाई कर सकते हैं 850 तक के लिए। ठीक है। राजेश जट जी का सवाल है टेक महिंद्रा पर, सब 1583 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें एवरेज करें या होल्ड? 1705 का ब्रेकआउट ये ले नहीं पाया था, वहीं पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स फेल हुई थी। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 1506 था। फिलहाल जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता स्ट्रेंथ नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी इंटैक्ट है, ऑल टाइम हाई की। शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लगभग किसी भी आईटी काउंटर में नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में उन लेवल्स पे ये चारों काउंटर हैं जहां आपको एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सचिन सिंगल जी, ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील, इस पर क्या व्यू रहेगा सर? टाटा स्टील मेरा व्यू अभी भी वही है। एक बार लंबा रन कंप्लीट करके खत्म हुआ है, 4 से 8 महीना और लग सकता है कंसोलिडेशन में, बट जब तक ये 165 167 के ऊपर टिकना नहीं स्टार्ट करता वीकली बेसिस पे, तब तक 225 नहीं खुलेगा। जब वो अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट करेगा, 167 166 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करेगा, तब आपको बाई करना है 225 तक के लिए। पहली रैली 128 से 160 तक की खत्म हो चुकी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर रितेश सिंह जी, इनका सवाल है एक्शन कंस्ट्रक्शन पर, ये बाय कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? अंशुल जी, इसमें ना एक्शन कंस्ट्रक्शन या जितनी भी इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं, इनके साथ एक थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट बना है कि यूएस से जो टैरिफ लगा है उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन के हमारे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होते थे वहाँ पे बड़ा डेंट लग रहा है। क्या एक्शन कंस्ट्रक्शन का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए आज से ठीक है? तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इस स्टॉक को हम लोगों ने 60 रुपए में लिया था। हमारे आईटी वाले जो हैं वो अभी तक इसको होल्ड कर रहे हैं, जबकि 1280 पे मैंने रिकमेंड किया था कि बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, अब इस स्टॉक से निकल जाओ। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास 300-400 रुपए का बीएससी भी रखा हुआ है, वो प्री स्प्लिट प्री बोनस, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला। 1280 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां पे निकल जाना चाहिए था। बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट नीचे 778 रुपए, स्लो एंड स्टडी 778 आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका आइनॉक्स विंड पर सुपर चैट मिला है मुझे, देवा जी हैं, इनके ये बोल रहे हैं कि 14 आइनॉक्स विंड आर ई शेयर आप इनके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, क्या करें? सर इसका जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, आइनॉक्स विंड का राइट इशू आ रहा है और राइट इशू 6 अगस्त से खुला हुआ है 20 अगस्त तक। अब होता क्या है कि आपके पास पुराने आइनॉक्स विंड के शेयर पड़े होंगे, उसमें आपको एक प्रपोर्शंस के हिसाब से 14 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है कि आप 120 रुपये में ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें। यानी कि 14 शेयर के हिसाब से 120 रुपये के मल्टीप्लाई कर लें, इतने पैसे अगर आप कंपनी को देते हैं तो आपको 14 शेयर मिल जाएंगे, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। अब जो आरई होता है, आरई होता है राइट एंटाइटलमेंट, यानी कि अगर आप इस एंटाइटलमेंट को बेचना भी चाहते हो, आपको नहीं चाहिए 14 शेयर राइट इशू के, आप ये एंटाइटलमेंट एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, कुछ ही दिन के लिए होता है जब तक ये राइट इशू रहता है। इस राइट एंटाइटलमेंट को आप बेच सकते हैं, बेच के जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए फ्री बराबर है। आपने अपना एंटाइटलमेंट बेचा है तो उसमें आपको ना पैसे देने थे, केवल आप बेचें डिविडेंड की तरह और अपना पैसा अंदर कर लें। तो ये भी एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपको राइट इशू नहीं लेना तो आप राइट इशू मत लीजिए, एंटाइटलमेंट बेच दीजिए, उसका पैसा ले लीजिए, और अगर आपको राइट इशू लेना है तो 120 रुपये के हिसाब से 14 शेयर का पैसा कंपनी को भुगतान कर दीजिए। अंशुल जी, आइनॉक्स विंड सर क्या लग रहा है अभी आपको? सर 186 पे ब्रेकआउट फेल हुआ था, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 151, दूसरा टारगेट 135 रुपए 46 पैसा, और तीसरा टारगेट 128 रुपए 47 पैसा। तो 177 आ चुका है, 151 48 आ चुका है, 135 रुपए 46 पैसा प्रोबेबली 2-4 दिन में आ जाएगा। और उसके बाद फिर अब 3 टारगेट हो गए, तो चौथे टारगेट का 128 का वेट करना कोई मतलब की बात नहीं है। तो 135 46 के बाद मैं अपना व्यू ड्रॉप कर दूंगा, जो 186 के फेल्ड ब्रेकआउट से बना हुआ है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है नागराज जी का। ये पूछ रहे हैं एबी कैपिटल 282 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें शॉर्ट टर्म के लिए? एबी कैपिटल में 4 5 दिन की पुल बैक ठीक है, लेकिन आपको याद होगा एबी कैपिटल मैंने आपको ब्रेकआउट प्ले कराया था 210 रुपए में। 209.80 का जब ब्रेकआउट था 210 रुपए में, वहां से हम लगभग 270 रुपए 74 रुपए तक गए थे। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया स्टॉक में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बड़ा रन अप हो चुका है। वीकली पे अब कम से कम कितना भी कम कर लूं, 12 हफ्ते की कंसोलिडेशन चाहिए, जिसमें 1 2 3 4 5, ये छठवां हफ्ते की शुरुआत है। तो मेरे को नहीं लगता अगले 7 8 हफ्ते इसमें कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। ये इसी रेंज में रह सकता है। ऊपर में 288 290 और नीचे में 240, इस रेंज के अंदर कम से कम यहाँ से 6 हफ्ते तो और काटे कम से कम, तब जाके कुछ स्ट्रेंथ डेवलप होगी। पहला मूव जो था 210 से 270 का, वो प्ले आउट हो चुका है। ठीक है। अगला सवाल हमें टाटा मोटर्स पे मिल रहे हैं। जो भी दर्शक टाटा मोटर्स पर पूछ रहे हैं, हम इसको डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे स्टॉक एक्सरे में, तो आप अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अगला सवाल हमें मिला है पवन झा साहब का। ये बोल रहे हैं, हेलो विवेक सर एंड अंशुल सर, फैन ऑफ योर कोलैबोरेटेड शो, थैंक यू सो मच। झा साहब, इनका सवाल है कैफिन टेक का 1186 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना है? 1 से 2 साल अगर आप होल्ड करते हैं, बल्कि उसके बहुत पहले ही आपको 695 रुपए का टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि जो पुल बैक था 1423 तक, लगभग 1400 पहुंच के फेल हो गया और डाउन मूव स्टार्ट हो गई है। पहला अर्निंग्स का झटका भी लग चुका है स्टॉक को। जैसे ही अब ये स्टॉक नीचे 1000 1010 का लेवल तोड़ेगा, 695 बड़ी तेजी से आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है एआईए इंजीनियरिंग पर। सर 3405 रुपये के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, भूपेंद्र पटेल जी ने। इस पर आपका टेक्निकल व्यू चाहते हैं। सर 163 दिन या 34 हफ्ते में 38.63% करेक्ट हुआ था। उसके बाद से एक बॉक्स बना हुआ है 3624 ऊपर में और 3050 नीचे में, जो ऑलमोस्ट टूटने वाला है। तो 3000 3050 की जोन जैसे ही स्टॉक तोड़ेगा, इसमें एक 500 800 पॉइंट की और डाउन मूव आ सकती है। एक पिछले रिजल्ट में, मार्च क्वार्टर रिजल्ट में हल्की सी ट्रैक्शन मिली थी कि नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ 5 6 क्वार्टर देने के बाद पहला पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ था। और प्रोबेबली आजकल इसी हफ्ते में रिजल्ट है इसके। अगर पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ नहीं दिखती है, तब तो फिर 3000 3050 वाली जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो टूटेगी और 500 से 800 रुपए डाउन मूव मिलेगी। तो एक बार रिजल्ट तक वेट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट में कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं आती, न्यूट्रल टू नेगेटिव कुछ भी आएगा, स्टॉक पिट जाएगा। एक्सट्रीम सरप्राइज पॉजिटिव वाली चीजें आएंगी तो ही स्टॉक में अप मूव बनेगी। ठीक है। मुक्का प्रोटीन सर, निहारा रंजन साहू जी का सवाल है, 45 के बाय किए हुए हैं, इसमें क्या टारगेट वगैरह रखने हैं? मुक्का प्रोटीन मेरे को याद है सर, ये कब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, 46.6 पे कोई मैडम के पास ये स्टॉक था। तब से हम बोलते आ रहे हैं 46.6 टूटा है, इसको बेच दीजिए, ये अपना ऑल टाइम लो टेस्ट करेगा 29 रुपए 80 पैसे का। अब उससे बहुत नीचे चल रहा है, बट इतना करेक्ट हो चुका है और सेलिंग ड्राई अप हो चुकी है कि यहाँ पे एग्जिट की सलाह तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। एक बाउंस बैक जरूर 29.5 से 32 के बीच में आती हुई दिख रही है, बट क्या मैं इस बाउंस बैक में बायर रहूंगा? मेरा जवाब है, मैं स्टॉक को देखना भी नहीं पसंद करूंगा, जिस हिसाब का डाउन ट्रेंड है इसमें। सुमेन पान जी का सवाल है, बायोकॉन में अभी एंट्री ले सकते हैं क्या? बायोकॉन बायोकॉन में फिलहाल 400 के आसपास का ब्रेकआउट जो बन रहा था, बनते बनते जैसे टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक ब्रेकआउट पॉइंट के पास गए, ब्रेकआउट लिए बिना नीचे फिसल गए। तो आइडियली बायोकॉन में सपोर्ट जोन बनती है 327 की पहली, जहां तक ऑलमोस्ट आ ही चुका है। 327 327 रुपये 15 पैसा पहला सपोर्ट जोन है जो ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो मेजर सपोर्ट जोन 290 की है, वहां तक आ सकता है। फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेगा 400 रुपए का ब्रेकआउट लेने का। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या जो भी हैं, अगर आपको फ्रंट एंड की प्रॉफिट चाहिए, तो 327 290 की रेंज में बुलिश एविडेंस पे बाय कर लीजिएगा। 400 तक आपको अपफ्रंट प्रॉफिट मिल जाएगी। बट आइडियली स्टॉक में ट्रेड तब करना चाहिए जब 400 के ऊपर टिकने लगे, तब कंफर्म हो जाएगा कि ये 700 जा रहा है। तो मैं महंगा खरीद के और महंगा बेचना पसंद करूंगा,
सस्ता खरीद के और सस्ता बेच के मेरे को कोई प्रॉफिट बनेगी नहीं। देखिए, सवाल भी हैं और कुछ हमारे जो प्राइम मेंबर्स बनना चाहते हैं, वो कई बार प्रोसेस भी पूछते हैं, कई बार वो सर्विसेज भी पूछते हैं कि क्या क्या उनको उन सर्विसेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इकोनॉमी सर्विस में आपको 3 सर्विसेज मिलेंगी: डेली मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर्स एंड मनी 9 स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। उसके अलावा अगर आप 299 का स्टैंडर्ड पैक लेते हैं तो आपको 3 सर्विसेज और ऐड ऑन होकर मिलेंगी: मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉट सेशन। और अगर आप 599 का वीआईपी प्लान लेते हैं तो इसमें आपको जितनी भी सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं ये सभी मिलेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट होगा प्रायोरिटी आंसर्स टू मेंबर क्वेरीज, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट फॉर कॉन्क्लेव एंड समिट्स। तो ये कुछ एक सर्विसेज हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। और मनी 9 के प्राइम मेंबर कैसे बने या कैसे ज्वाइन या रीजॉइन करें, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की ये कंप्लेंट आ रही थी कि रीजॉइन नहीं कर पा रहे थे वो, तो उनके लिए बता दें कि मनी 9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आपको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो इस तरह से आप हमारे मेंबर दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है केईसी इंटरनेशनल पर। सर, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? फिलहाल बॉक्स के अंदर है। बॉक्स का लोअर एंड करीब 800 रुपए है और बॉक्स का अपर एंड 931 रुपए है। फिलहाल जिस हिसाब का रेंज बना है, मेरे हिसाब से रेंज का लोअर एंड प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसको कम से कम 2-3 हफ्ते का समय दीजिए। 785 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। वो ट्रिगर होता है तो खराब हो जाएगा। 2 से 3 हफ्ते इस रेंज में अगर कंसोलिडेट कर लेता है और ब्रेकडाउन नहीं देता है तो बाउंस बैक में 880 रुपये आराम से मिलना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर वैरोक इंजीनियरिंग 630 रुपये के लिए हुए हैं जितेंद्र सोनी जी ने। इसके लिए 1 साल की होल्डिंग ये रख सकते हैं, क्या करें सर? इस पर व्यू क्या रहेगा? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। वैरोक इंजीनियरिंग। VARR। ठीक ठाक FII होल्डिंग है। और स्टॉक पिछला मस्त चला भी था नीचे 239 से नॉन स्टॉप 714। उसके बाद से बॉक्स बना है 433 नीचे में और करीब करीब 630 ऊपर में। लोअर एंड ऑफ द रेंज बॉक्स का लो 433 3 बार तोड़ने की कोशिश की। वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करके फिर 433 पे ही हायर लो बना है। तो 630 रुपए जाना चाहिए स्टॉक को। जब तक ये स्टॉक 470 480 की जोन प्रोटेक्ट कर रहा है, डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है ऑन बुलिश एविडेंस। जैसे बुलिश एविडेंस मिलता है 630 अपर एंड ऑफ द रेंज का टारगेट खुल जाएगा। मोहित व्यास, मोरपेन लैब्स के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 48 रुपये के। अब बोल रहे हैं कि सर जब ऊपर आया तब प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब नीचे आ गया, एग्जिट कर लें या बने रहें? ट्रेडिंग करने बैठे हैं और अगर आपको FD का रिटर्न 1 हफ्ते में मिल रहा है और आप नहीं बुक कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग के अलावा आप जो भी कर रहे हैं उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। वो ट्रेडिंग तो करता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग तो यही होती है कि जितना मेरे को चाहिए उससे आधा मैं स्टॉप लॉस दूंगा और जितना चाहिए उतना मिल जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब 54.89 का सपोर्ट इसने तोड़ा है, वो भी खराब रिजल्ट की वजह से तोड़ा है। वो भी 3 क्वार्टर से नेगेटिव EPS ग्रोथ है, -22, -37, -72%। और जून क्वार्टर में तो सेल्स भी -7%, मतलब सेल्स भी डी ग्रोथ हुई है। 455 लास्ट क्वार्टर में था, 425 यानी 30 करोड़ की सेल्स भी कमी हुई है। और ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट क्वार्टर में 10% था, इस क्वार्टर में सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 10% था, इसमें 4% है। तो हर फ्रंट पे नेगेटिव न्यूज ही मिल रही है। 54.89 का सपोर्ट भी टूट चुका है। तो मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड जो है वो है इसका वीकली स्विंग लो 42.6। यहां तक तो स्टॉक आ ही सकता है। इस जोन को प्रोटेक्ट किया तो फिर कुछ बदलाव होगा, अगर नहीं किया मतलब अगर ये जोन प्रोटेक्ट हुई तो बाउंस बैक हो सकता है। बट बड़ी अपमूव तो तभी आएगी जब EPS और सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव परसेंटेज में आएंगे। तो 3 क्वार्टर से नेगेटिव है।
बायोकॉन में एंट्री कर सकते हैं क्या अंशुल जी? इन्वेस्टर हैं और प्रीएम्प्ट करना है तो 327 290 की जोन में कर सकते हैं ऑन बुलिश एविडेंस। मेरे को अगर करना होगा तो मैं महंगा खरीद के महंगा बेचूंगा, 400 के ऊपर खरीद के 700 में बेचूंगा। सस्ता खरीद के और सस्ता बेच के कोई प्रॉफिट बनेगा नहीं, तो आई वुड स्टिक टू माई प्लान। 400 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा बायोकॉन पे, मैं तभी इंटरेस्टेड रहूंगा 700 रुपए तक के लिए। बाकी अगर लेना है तो 327 290 अच्छी जोन है, अगर बुलिश एविडेंस मिला तो। क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट आपको याद होगा डिप्स पे बुलिश एविडेंस कहीं नहीं मिला, वो एक के बाद एक अपने सपोर्ट तोड़ता गया। ठीक है। पटेल इंजीनियरिंग 56 रुपये के लिए हुए हैं राम मोहन सिंह जी ने, इसमें क्या करें? पटेल इंजीनियरिंग अपने नीचे, मतलब वैसे तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक ने अपना मेजर सपोर्ट 35.68 टेस्ट किया है। तो एक बाउंस बैक तो बनता है 40 रुपए तक। बट अगर अर्निंग्स भी सामने खड़ी है, आ गई है या आनी है, आज ही शायद आनी है 11 अगस्त। मैं एक मिनट अगर ये देख लेता हूँ। सेम अगर मोरपन लैब जैसे अर्निंग्स में नेगेटिव रिएक्शन आया और 35 रुपए तोड़ा, तो फिर ये 24 25 रुपए तक की डाउनसाइड दिख सकती है स्टॉक में। 35 बिल्कुल के अभी नहीं नीचे आया क्लोज है। होने के बाद एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा। बिल्कुल अभी आई नहीं है। अच्छा, अमन खान साहब पूछ रहे हैं गेल में कहाँ तक डीप करेक्शन आ सकती है? पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, कहाँ तक आ सकता है सर, क्या लेवल है? 178.60 टूटा है, तब से हम 159.61 की बात कर रहे हैं। 149.61 इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी जोन होगी, अपना पैसा डबल करने के लिए। ट्रेडर्स के लिए लगभग किसी पीएसयू में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मितिका स्वरूप जी पूछ रही हैं कोल इंडिया सर 419 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें, या कोई और दूसरा काउंटर बता दें अगर ये ठीक नहीं लग रहा तो? कोल इंडिया तो मेरे को कभी नहीं अच्छा लगा है, 452 रुपए का। जब इसमें ब्रेकडाउन देके बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म किया है, तब से मैं इस पे सेल पे बैठा हूँ। हालांकि शॉर्ट टर्म की रेंज जो है वो ये बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है, बट मैं फिर भी इस पे बुलिश नहीं हूँ। नीचे में लोअर एंड ऑफ द रेंज 364 के आसपास है, ये टूटता है तो और डाउनसाइड बनेगी। फिलहाल लोअर एंड ऑफ द रेंज से चला है, तो मिड ऑफ द रेंज 390 और अपर एंड ऑफ द रेंज 411 अगर मिल गया तो बहुत अच्छी किस्मत है। उम्मीद मेरे को बहुत कम है। 364 अगर टूटता है तो आई वुड बी ए कंप्लीट, वैसे मैं 452 से ही सेलर हूँ, न्यू सेलर में 364 के नीचे हो जाऊंगा। टारगेट करीब 325 रुपए का रहेगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं ममता सिंह जी, ये पूछ रही हैं NSDL पर, इन्होंने 1385 के लिए हुए हैं, अब 1285 आ गया। अंशुल भाई ये कैसे प्ले करना है अब NSDL को? बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है अगर आपने 1385 में लिया है। 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कीजिए और प्रॉफिट बुक करके बाहर होइए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को 10 साल लग गया था आईपीओ बेस बनाने में, ये चौथा अप डे है। आज तो आज प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो अगर आप इसी तरह लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने रहे तो स्मार्ट मनी को अपना एग्जिट करना काफी आसान हो जाता है, जल्दी से वो माल रिटेल को पहना देता है। तो कल के सेशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 1200 या 1220 का दिया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आज का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए आज का लो। आज का लो है 1300 रुपए, इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो 1285 चल रहा है अंशुल जी। 1337 दिख रहा है सर, 1300 एनएसटीएल। मेरी स्क्रीन पर कैसे बीएससी 1285? आते हैं, बीएससी तुम्हारे पास लाइव आते हैं, देखा मेरे पास एनएसटीएल का रेट। मेरे पास 15 मिनट डिले आता है डेटा बीएससी का, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 1300 एक टूट बार चुका देख है लीजिए। सर। जूम करो, जूम करो सर, और जूम करो। नहीं यार, ब्राइटनेस कम रखते हो, कहाँ दिख रहा है हमको, तो इधर घुमाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे पास डिले आ रहा है अंशुल जी, 1327 रुपये का रेट चला, बिल्कुल ठीक है। हाँ, 1300 के नीचे अगर क्लोज करता है तो एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंशुल जी। बहुत सारे दर्शक ना इस समय पर एक चीज़ समझना चाहते हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि सर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जनरली कितना बड़ा होना चाहिए, और इन्वेस्टिंग के समय पर जैसे आप करते हैं, लाइक आपने रिलायंस में किया, आपने टाटा स्टील में टाटा किया स्टील। था, इंडियन ऑयल में किया था, बहुत सारे आपने शेयर्स बताए भी थे।
उनमें जनरली क्या हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नीचे आने पे खरीदना चाहिए? अगर हम इन्वेस्टर हैं, जो चीज़ मुझे मान लीजिए 130 रुपए की मिल रही है जब मैंने पहला पॉइंट लिया इन्वेस्टिंग के दौरान, और फिर वो गिर के 120 हो जाती है, तो क्या मैं स्टॉप लॉस काटूं या उसको ये मान लूं कि ये सस्ती मिल रही है और सस्ती हो गई है तो इसको और लूं? किस पॉइंट से सोचना चाहिए? तो पहले तो इन्वेस्टिंग अगर करना है तो आपको लार्ज कैप में करना है। आपने कभी कोई मिड कैप या स्मॉल कैप माइक्रो कैप तो मेरे मुंह से सुना ही नहीं होगा कि इसको इन्वेस्टमेंट कर दो। नहीं, लार्ज बिल्कुल कैप ठीक में है। करना चाहिए, स्ट्रॉन्गर ग्रुप्स में करना चाहिए। टाटा हम्म। स्टील आपको याद है 140 रुपए में जब मैंने पहली बार लिया था, तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पैसा डाल दिया था। मैंने अपनी टेस्टिंग पोजीशन लेना स्टार्ट की थी कि यहाँ से ऊपर गया तो प्रॉफिट मिल जाएगा, नीचे आएगा तो मैं अपनी ब्रिज करना स्टार्ट करूंगा, स्टैगर बाइंग। नीचे में हम्म। मेरे को वो मिलता गया करीब करीब 124 रुपए तक, 125 रुपए तक। आखिरी मैंने 128 में खरीदा था, मिला वो 124-23 रुपए तक था। आखिरी मेरा 128 रुपए की बाइंग थी। तो हम्म। मैं लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग करता हूं जहां पे मेरे को वीकली चार्ट पे बड़ी 200-300% की अपमूव दिखनी चाहिए। जब मेरे को 200% की अपमूव इस प्राइस से दिख रही है, तो यहाँ से 10% नीचे वाली प्राइस पे वो मूव 200 की जगह 210% हो गई, तो मैं बेचूंगा क्यों, मैं और खरीदूंगा। तो अगर अदानी ग्रीन मेरे को 1000 में अच्छा लग रहा था, तो 938 रुपए में मेरे को अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा लगना चाहिए। अगर वो हम्म। मार्केट के प्रेशर में या फूफा जी के दबाव में 880 मिल जाता है गैप फिल करने के लिए, नीचे आता है और 880 मिल जाता है, तो अगर मेरे को 1030 में अच्छा लग रहा था, तो 880 में तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। मेरी तो लाट टपक जानी चाहिए कि भैया इधर उधर से उधार पैसा लेके मैं इन्वेस्ट कर लूं। क्योंकि जो 200% अपसाइड 1000 पे दिख रही थी, वो 880 पे तो बढ़ के 230-235% की अपसाइड हो गई। तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अदानी, टाटा स्टील, रिलायंस, इनमें स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ही नहीं गिरता है, क्योंकि मैं इनमें ट्रेड कर ही नहीं रहा हूं। अगर मैं ट्रेड करता तो मैं स्टॉप लॉस जरूर लगाता है, क्योंकि अदानी ग्रीन हो गया, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, इनमें मैं ट्रेड कब करता हूँ, जब मेरे को मार्केट में ऊपर नीचे दिखता है तो कॉल पुट में बेचना स्टार्ट करता हूँ। कभी कॉल बेचता हूँ, कभी पुट बेचता हूँ, उस पर मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लगा के रखता हूँ। कट भी जाए तो मेरे को वो इमोशन नहीं चाहिए कि यार 10 मिनट और देख लेते हैं, एक दिन और देख लेते हैं, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा है, अगर गलत हुआ तो सिस्टम काट के खाली कर देगा। वो जो आपको हम्म। लालच आ जाता है ना कि अभी एक दिन और देख लेते हैं, कल और सवाल हम्म। पूछ लेंगे, परसों तक रुक जाते हैं, ये सब मैं नहीं करता। अब आते हैं ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग में आता है मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, क्योंकि मेरे को 1 साल की एफडी का पैसा 1 हफ्ते या 10 दिन में चाहिए। तो उसमें अगर मेरे को 7-7.5% का रिटर्न चाहिए, तो मेरा स्टॉप लॉस 4% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 60-65% सक्सेस रेशियो आता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं आता है। अगर वो बोल रहा है आता है, तो या तो वो ट्रेडर नहीं है या फिर वो भगवान है, क्योंकि इससे ऊपर किसी, एड साइकोटा जो इंटरडे का सबसे बड़ा ट्रेडर है, 30-35% उसका सक्सेस रेशियो है। मार्क मिनर्विनी जो यूएस चैंपियनशिप जीता है 100% और 300% रिटर्न निकाल के, उनकी एवरेज बैटिंग एवरेज 40-45% है। एक टाइम है यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, जहां लोग लाइव अपने ट्रेड्स करते हैं और दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस। उसके जितने भी विनर हैं सबके इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। किसी की भी बैटिंग एवरेज 50-55% से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि मैंने ट्रेडिंग के लिए दिया है वो चल ही जाएगा, तो भगवान आपको बचा सकता है। अगर आपको खुद बचना है तो 4% के स्टॉप लॉस पे बुक कीजिए, ताकि बाकी जो 50% 7 और 8% रिटर्न दे रहे हैं, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में आप ओवरऑल पूरे अपने जब 100-150 ट्रेड देखेंगे, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी ये है कि बताया हुआ चीज 8% प्रॉफिट पे आप बुक तो कर रहे हैं, स्टॉप लॉस वाला छन्नी से कचरा छान छान के डीमैट में डालते जा रहे हैं, 50% गिरेगा कि 60% गिरेगा भगवान ही मालिक है। 4% पे अगर स्टॉप लॉस आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, आप लार्ज कैप कर लीजिए, तो वो बेहतर है आपके लिए, फिर ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं। दिस इज अ डिसिप्लिन गेम। हम्म। आराम से इजी मनी कमाने का सबसे मुश्किल रास्ता ट्रेडिंग है। अगर वो डिसिप्लिन, वो कैपेसिटी आपके पास नहीं है, तो आप लार्ज कैप में, जैसे हमने एशियन पेंट में किया, हमने थोड़ा अर्ली कॉल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, 200 रुपए वहां से और नीचे आ गया, अल्टीमेटली तो वो आ ही गया आपके भाव से 100 रुपए ऊपर। और 1 साल छोड़ देंगे तो ऑल टाइम हाई भी मिल जाएगा। 1600 का कोटक बैंक 2200 रुपए तक चला गया, बॉक्स लो से बॉक्स हाई।
3,029 के आसपास से 3,500 3400 रुपये आज एम आ ही गया। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो आप लार्ज कैप में बॉक्स लो टू बॉक्स हाई प्ले कीजिए ना, जहाँ स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मुझे एक दर्शक मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, तो एक दर्शक कह रहे थे अंशुल जी इतनी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट कॉल देते हैं, तो लाइक उन्होंने आईओसी दिया, टाटा स्टील दिया, रिलायंस दिया, बोले हमने उनको बहुत आंख बंद करके फॉलो करते हैं, और अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस। तो अंशुल सर ट्रेडिंग के फिर स्टॉप लॉस हमें क्यों देते हैं? मतलब वो सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए बोल दें और फिर हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे उनमें। सर मैं बात कर रहा हूँ जिससे वो है 22,000 लोग। शाम तक अभी जो ये लाइव चल रहा है आपका, 6 घंटे बाद आप देखेंगे तो 22,000 लोग इस चीज को देख चुके होंगे। क्या बिल्कुल बाईस बिल्कुल। हजार ट्रेडर 22,000 इन्वेस्टर हैं, या उसमें मिक्स है, ट्रेडर भी है, इन्वेस्टर भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। अभी एक सज्जन ने 5 साल का सवाल पूछा कि बेटी को गिफ्ट करना है, हाँ वो बिल्कुल। भी है। ने सवाल पूछा जिनको 3 दिन का पेशेंस नहीं है। तो सवाल पूछने वाला कौन है, जवाब उस पर डिपेंड करता है। वन साइज फॉर ऑल नहीं होता है। आप मॉल में खरीदारी करने जाते हैं तो ये शर्ट जो मैं खरीद के लाया था पीटर इंग्लैंड से, इस शर्ट की कम से कम 12 साइज वहां रखी थी, 28 से लेके 48 तक की। मेरे को फिट 42 आई तो मैंने 42 ली थी। 44 और 40 दोनों मेरे मतलब की नहीं थी। बेहतरीन क्वालिटी है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन ब्रांड है, लेकिन 40 मेरे मतलब की नहीं थी, मैंने छोड़ दी। 44 मेरे मतलब की नहीं थी, मैंने छोड़ दी। 42 मेरे मतलब की थी, मैं लाया हूँ, रोज पहन रहा हूँ। तो मतलब आपके मतलब का जवाब है तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। जो आपके मतलब का जवाब दे रहा है उसके मतलब का जवाब सुनिए। आप इन्वेस्टर होके मुझसे पूछेंगे कि 10 साल के लिए क्या ले लूं, मेरे पास जवाब ही नहीं होगा। मेरे पास एक जवाब होगा, विवेक जी से पूछ लीजिए, वो सीएफए पढ़े लिखे हैं, अपना फंडामेंटल कंपनी को पढ़ते लिखते हैं। आप उनसे सवाल पूछ लो, वो नहीं, आपको मैं मुझसे तो अच्छी रिकमेंड ही नहीं कर सकता अंशुल जी, मैं रिकमेंड नहीं कर से सकता। चले जाओ, वहां मैं जो विनीत जी से पूछ लो, वो आपको 10 साल के शेयर बताएंगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। मैं तो ट्रेडर हूँ। हफ्ता 10 दिन का आप मुझसे सवाल पूछो, क्या लेना बेचना है। सुबह ही आपकी ही कंपनी है नहीं, ओलेक्ट्रा। आप लोग लेकिन ये कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हो कि आप ट्रेडर हो, लेकिन आप अच्छी इन्वेस्टिंग एडवाइस भी दे रहे हो। आप खुद नहीं मान रहे हो कि आप अच्छे इन्वेस्टर भी हो। अब ये नहीं नहीं, कैसे बताएं अंशुल जी? मैं मैं अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि वो पेशेंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं 2-5 साल रख सकूं। मैं ऐसे बहुत सारे शेयर खोज के ला सकता हूँ जो 5 या 10 साल चल सकते हैं, और अल्टीमेटली खोजने के बाद आप ही से मैं कंफर्म करूंगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ये अच्छा लग रहा है, सही है कि नहीं। आपको भेजूंगा, प्रशांत को भेजूंगा, विनीत जी को भेजूंगा। तीनों में से एक मना कर देगा, दो हाँ बोले और एक मना कर दे, मैं छोड़ दूंगा स्टॉक को। तीनों की हाँ चाहिए, तीनों जब बोले हाँ ठीक है, तब मैं करूंगा। अदानी पे आपने स्टॉक एक्सरे किया, यानी आपकी मोहर लगी है। विनीत जी आंख बंद करके अदानी बाई बोलते हैं। प्रशांत से जब पूछो वो बोलता है लॉन्ग टर्म में इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। अदानी ग्रीन 14 गीगावाट का कैपेसिटी है, 2030 तक 50 गीगावाट की कैपेसिटी होनी है। तो 3 गुना अगर कैपेसिटी होती है तो प्राइस 5 गुना अगर हो जाए तो कोई सरप्राइज थोड़ी होगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन 3 गुना पे है, स्टॉक की प्राइस 5 गुना होती है। फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक रूल है ना। गलत बोल रहा हूँ तो आप ही सही कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो सर देखिए, मैं एडवाइस नहीं, मैं तो बेसिकली स्टॉक एक्सरे में हम तो जाके डीप एनालिसिस कर देते हैं कि भाई ये डीप एनालिसिस है, अब इसके आगे क्या फंडामेंटल रिपोर्ट। मैं भी जनरली विनीत सर को काफ़ी फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो मुझे रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं फंडामेंटली, तो उनकी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। प्रशांत जी से जैसा आप बता रहे हैं, उनसे भी बात होती रहती है, ऑफलाइन भी होती रहती है कि भाई कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं आपको, कौन से बुरे लग रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के लोग हैं सर, शेयर पे ही बात करते हैं 80%, तो 20% ही बातें इधर उधर की होती हैं। खैर एनीवेज, चलिए ये एक क्लैरिटी हो गई कि किस तरह से आपको इन्वेस्टिंग के लिए सोचना चाहिए और किस तरह से टेक्निक आपको शॉर्ट टर्म सोचना चाहिए। एक सवाल हमें मिला है शशि भूषण प्रधान जी का, ये बोल रहे हैं अरविंद फैशन 548 के लिए और ट्राइडेंट 30 रुपये 80 पैसे के लिए, होल्ड करें या एग्जिट करना पड़ेगा इनको? तो देखिए, जितने भी ये टेक्सटाइल स्टॉक है ना, सब में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन क्लियरली दिख रहा है। सभी में अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है। ट्राइडेंट जरूर 29 रुपये 77 पैसे के नीचे फेल हो चुका है, तो 24 रुपये 54 पैसे का टारगेट दिख रहा है। इसके इतर बॉम्बे डाइंग हो गया, रेमंड लाइफस्टाइल हो गया, आपका ये जो अभी स्टॉक हमने डिस्कस किया था इसके पहले, अरविंद फैशन हो गया, अरविंद लिमिटेड हो गया,
या इस टाइप के बिरला के जितने स्टॉक हो गए, इन सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन स्टॉक्स हैं, इन सब में अच्छा इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन है। और जिस दिन फूफा जी की नाराजगी टेक्सटाइल सेक्टर से हटी, ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में एफआईआई का पंप इन आना चालू होगा, और ये स्टॉक्स आराम से 30 40 50% चल जाएंगे। तो वो रिस्क आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, ये आपको डिसाइड करनी है। तो अगर ये रिस्क आप ले सकते हैं कि वो फूफा जी 3 महीने नाराज रहेंगे, कि 6 महीने नाराज रहेंगे, कि कल सुबह जेलेंस्की को तानाशाह बता के शाम तक मैंने ऐसे कब बोला वाले भाव में पलट जाएंगे, ये कब होगा ये नहीं पता, लेकिन ये जिस दिन होगा, ये सारे जितने टेक्सटाइल बड़े वाले स्टॉक्स हैं जिनका यूएस में एक्सपोजर अच्छा खासा है, जैसे वेल्सपन भी एक हो गया उनमें से, ये सारे स्टॉक यहाँ से 40 50% चल जाएंगे। तो वो रिस्क अगर आप ले सकते हो तो ये बड़े वाले स्टॉक, ट्राइडेंट उसमें नहीं आता है। ट्राइडेंट अगेन वो ट्रेडिंग बेट थी, 2 बार टारगेट दिया, एक बार फेल हो गया, उसकी कहानी वहीं खत्म है। बट ये अरविंद फैशन, अरविंद लिमिटेड, बॉम्बे डाइंग, आपका आदित्य बिरला फैशन, ये सारे स्टॉक्स, इनमें इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन अच्छा खासा है। यानी ये मान के चल रहे हैं कि फूफा जी की नाराजगी कभी ना कभी खत्म होगी और इन स्टॉक्स में बड़ी अपमूव आएगी। तो उस हिसाब से अगर रिस्क आप ले सकते हो तो ये स्टॉक्स रखना चाहिए। ट्राइडेंट उसमें से नहीं है, तीसरी बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 29 का लेवल टूट चुका है, 24.57 का लेवल दिख रहा है।